नमस्कार। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। इग्नू से हिंदी में एमए कर रहे किसी परिचित को हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ सहायक सामग्री या यूँ कह लीजिए कि आजकल के जो संचार माध्यम हैं जिसे सोशल मीडिया कहते हैं, उसके द्वारा कुछ पाठ्य सामग्री जब ढूंढने लगा तो पर्याप्त संतोषकर सामग्रियां नहीं मिली और विषय इतने अच्छे रोचक कहानियाँ, उपन्यास, कविताएं थीं कि मन किया कि थोड़ा सा पढ़ लिया जाए और बात कर ली जाए। संभव है कि किसी के काम आ जाए, लाभ हो जाए। यूँ किसी साहित्यिक विधा, खास करके अगर कविता और कहानी के विषय में कहा जाए कि वह कैसा है, कहानी कैसी है, कविता कैसी है, गद्य कैसा है, पद्य कैसा है, यह अगर कोई व्यक्ति साक्षात उसको बिना पढ़े या उसको बिना सुने उसके विषय में कहा जाए तो यह कुछ कुछ उसी प्रकार का होगा जैसे कि किसी को मीठा बहुत पसंद हो लेकिन उसने ज़िंदगी में कभी भी रसगुल्ला नहीं खाया हो और उसको कोई समझाने की कोशिश करे कि रसगुल्ले का स्वाद ऐसा होता है, रसगुल्ला खाने पर ऐसा लगता है। ठीक वैसा ही मुझे लगता है कि होगा। तो MHD 11 ये मैंने शुरुआत 11 से की। ये अंक के शुभ होने आदि का कोई कारण नहीं है। कारण यह है कि निकट भविष्य में इसी का पेपर रह गया है 18 तारीख को, तो मैंने सोचा कि यहाँ से शुरुआत करते हैं। अगर बात अच्छी बनती है, लोगों को पसंद आता है, तो बाकी के अन्य पाठ और कविताएं भी अगले वर्ष के बच्चों के लिए या द्वितीय वर्ष के बच्चों के लिए, छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए करने की कोशिश करते हैं। पहली MHD 11 में पहली कहानी है तीसरी कसम या मारे गए गुलफाम। फणीश्वर नाथ रेणु जी की यह कहानी अगर हम कहें जगत प्रसिद्ध है तो संभवतः अतिशयोक्ति होगी, लेकिन अगर हम कहें कि यह हिंदी भाषी क्षेत्र में और सिनेमाई जगत के जानकारों के लिए बिल्कुल भी नया नहीं है तो बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। कैसे तीसरी कसम बनी, राज कपूर साहब ने कितना मेहनताना लिया, कैसे उनके सहयोग और परोपकार से शैलेंद्र साहब कवि या गीतकार से निर्माता बने और कैसे वो पाई पाई के मोहताज हो गए, सब कुछ उनका जो है दिवालिया हो गया। ये भिन्न सिनेमाई विषय है। लेकिन फिर बुरी तरह से विफल होने के बाद सिनेमा जगत का यह अचरज हुआ कि कुछ ही हफ्तों के बाद वो बहुत ज़्यादा सुपर डुपर हिट सिद्ध हुई तीसरी कसम। और खैर वो सफलता शैलेंद्र जी नहीं देख पाए, ये भी दूसरा विषय है। फणीश्वर नाथ रेणु जी का नाम आंचलिक कहानियों, आंचलिक वर्णनों, आंचलिक उपन्यासों के लिए इतना प्रसिद्ध है कि उसको शब्दों में सरलता से बयां करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, और ज़्यादा बिना किसी भूमिका के और बिना क्योंकि पढ़े लिखे को फारसी क्या, तो जो तीसरी कसम या मारे गए गुलफाम का स्वाद आप साक्षात कहानी पढ़ करके पा पाएंगे वो तो हम नहीं दे पाएंगे आपको, लेकिन यथासंभव हम कोशिश करेंगे कि आपका इसमें लाभ हो। इस कहानी की शुरुआत होती है एक वाक्य के साथ, हीरामन गाड़ीमान की पीठ में गुदगुदी लगती है। हीरामन गाड़ीवान की पीठ में गुदगुदी लगती है। अब रचनाकार की यह वैशिष्ट्य है कि वह इस वाक्य के साथ डॉट 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 लगा करके छोड़ देता है और उसके बाद हीरामन और उसकी गाड़ी और उसके बैलों की कहानी को वो कुछ पृष्ठों तक, कई पैराग्राफों तक
खींचता ले जाता है। आदमी यही सोचता है कि इसकी पीठ में गुदगुदी क्यों हुई। क्षेत्रीय, जैसे कि मैंने कहा कि क्षेत्रीय बोली और भाषा से जो है फणीश्वर नाथ रेणु जी का बहुत ही घुला मिला और अच्छा संबंध है। मोरगंज नेपाल, जोगबनी विराटनगर जो बिहार और नेपाल की सीमावर्ती क्षेत्र हैं, यहाँ से वो अपनी बातचीत की शुरुआत करते हैं और क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग करते हैं। छोटी मोटी जो बहुत अश्लील न हो, साले नालायक तक की कुछ गालियाँ प्रयोग करते हैं और लहजे को पकड़ते हैं। हा 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 हा, मुनीम जी, ई ही, ये जैसे वो दरोगा बोलता है मुनीम जी के लिए। ये एक प्रकार से दृश्य बिल्कुल नमक का दरोगा के प्रेमचंद के अलोपी दिन और जो उसका नायक है उसकी जैसी जैसी स्थिति बना करके फिर छोड़ देते हैं। उसके बाद वो अपने लाइन पकड़ते हैं कि कैसे हीरामन बैल लेकर के भागा था। एक दो जगह जहाँ पर ये इनके गद्य पढ़ने लायक हैं। बहुत पुरानी अखज़ अदावत होगी दरोगा साहब और मुनीम जी में, नहीं तो उतना रुपया कबूलने पर भी पुलिस दरोगा का मन न डोले भला। 4,000 तो गाड़ी पर बैठा बैठा ही दे रहा था। गाड़ी से दूसरी बार खोंचा मारा दरोगा ने, 5,000। फिर खोंचा मारा, उतर पहले। तो थोड़ा बहुत बिल्कुल बिना व्यंग और व्यंजना के प्रतीत कराते हुए एकदम यथार्थ चित्रण के साथ व्यंग्य कर रहे हैं वो, कि कैसे जो हमारा पुलिस विभाग है या इस प्रकार की जवाबदारी वाला विभाग है वो किस प्रकार से भ्रष्ट है, जो कि बहुत स्वाभाविक है। कोई इसको पढ़ करके व्यंग्य समझेगा ही नहीं। फिर उसके बाद उसको गाड़ी के छूट जाने का कोई गम नहीं होता है। कैसे भागें, बैल के बिकने की नीलामी की आवाज़ उसके कान में गूंजती है। ये दूसरे पृष्ठ में जा कर के नीलाम की बोली उसके कानों के पास गूंज गई, 1 2 3। इसके बाद भी बहुत सारे 1-2 गद्यों के बाद अंततोगत्वा वह धीरे से कैसे वो गाड़ी से बैलों को खोलता है और 1 2 3 9 2 11 होकर के बड़े दबे पाँव वहाँ से निकल जाता है। एक चोर बाजारी का माल नहीं लेंगे। देखिए उसमें हीरामन फिर बाद में कस्में खाता है कि एक चोर बाजारी का माल नहीं लेंगे, ला देंगे, चोरी चकारी वाली चीज़ तो नहीं है, ये पूछ लेंगे। ये 2 कस्में खाई उसने। कहानी आगे बढ़ती है। बांस की लदनी ही नहीं, अब अभी भी गुदगुदी का राज नहीं खुला है। फारबिसगंज में मोरंग का भाड़ा ढोना शुरू किया तो गाड़ी ही पार। अब वो जब मुनीम जी को लेके आ रहा था और उस समय जो है उसका गाड़ी छूट गई थी और बैल लेकर के भागा था, तो अब उसके पास गाड़ी नहीं थी तो क्या करता, तो वो बटिया में काम कर रहा था। यानी कि आधी जिसकी गाड़ी लेता था उसको आधी कमाई देता था, आधी बैलों की कमाई, खुद का कुछ नहीं। तो इस प्रकार से वह गुजारा कर रहा था। बांस की लदनी ही नहीं, हीरामन ने खरहिया शहर की लदनी भी छोड़ दी। और जब फारबिसगंज में मोरंग का भाड़ा ढोना शुरू किया तो गाड़ी ही पार। यानी कि वो गाड़ी जो छूट गई, बैल लेकर के भागा था। कई वर्षों तक हीरामन ने बैलों को आधी दारी पर जोता, आधा भाड़ा गाड़ी वाले का और आधा बैल वाले का। हिस्स गाड़ीवानी करो मुफ्त, यानी कि जो गाड़ीवानी कर रहा है, जो गाड़ी चला रहा है, वो तो फ्री फोकट का। आधी दारी की कमाई से बैलों के ही पेट नहीं भरते। पिछले साल ही उसने अपनी गाड़ी बनवाई है। उस गाड़ी के छूट जाने के बाद, खो जाने के बाद दूसरी गाड़ी उसने अभी बनाई है। देवी मैया भला करें उस सर्कस कंपनी के बाघ का। पिछले साल इसी मेले में बाघ गाड़ी को ढोने वाले दोनों घोड़े मर गए। चंपानगर से फारबिसगंज मेला आने के समय सर्कस कंपनी के मैनेजर ने गाड़ीवान पट्टी में ऐलान करके कहा, 100 रुपया भाड़ा मिलेगा। 1-2 गाड़ीवान राजी हुए, लेकिन उनके बैल बाघ गाड़ी से 10 हाथ दूर ही डर से डिकरने लगे, बाँ बाँ करके रस्सी तोड़ाकर भागे। हीरामन ने अपने बैलों की पीठ सहलाते हुए कहा, देखो कैसे हीरामन आत्मविश्वास दे रहा है अपने अधीनस्थों को, सहकर्मियों को, अपने वाहन को, अपने पालतू पशु को।
ये देखने वाली बात है। देखो भैयन, ऐसा मौका फिर हाथ ना आएगा। यही मौका है अपनी गाड़ी बनवाने का, नहीं तो फिर आधेदारी। अरे पिंजड़े में बंद बाघ क्या डर, मोरंग की तराई में दहाड़ते हुए बाघों को देख चुके हो, फिर पीठ पर मैं तो हूँ। आत्मविश्वास दे रहा है, संबल दे रहा है। गाड़ी वालों के दल में तालियां पटपटा उठी थीं एक साथ। सभी की लाज रख ली हीरामन के बैलों ने। हुमक कर आगे बढ़ गए और बाघ गाड़ी में जुट गए। एक एक करके सिर्फ दाहिने बैल ने जुटने के बाद ढेर सा पेशाब किया। हीरामन ने 2 दिन तक नाक से कपड़े की पट्टी नहीं खोली थी। बड़ी गद्दी के बड़े सेठ जी की तरह नकबंधन, जैसे आजकल मास्क लगाते हैं लोग, लगाए बिना बघाइन गंध बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई। यानी कि बघाइन गंध यानी कि जो बाघ का दुर्गंध है या गंध है, जो सामान्य लोगों के लिए जो सर्कस में काम नहीं करते हैं उनके लिए यह असह्य है बहुत। तो ये रेणु जी के अनुभवों को बताता है कि कहाँ जेपी के आंदोलन में सहभागी रहने वाले और लगभग उच्च मध्यम वर्ग की आय रखने वाले, फिल्मों में कहानी लिखने वाले, भले ही कस्बाई और ग्रामीण ज़िंदगी जी हो, लेकिन उनके अनुभव देखिए कहाँ से कहाँ तक के हैं। बाघ गाड़ी की गाड़ीबानी की है हीरामन ने, कभी ऐसी गुदगुदी नहीं पीठ में लगी। फिर गुदगुदी को ले आए चौथे पेज में जाकर के, वही गुदगुदी शब्द। आज रह रहकर उसकी गाड़ी में चंपा का फूल महक उठता है। पीठ में गुदगुदी लगने पर वह अंगोछे से पीठ झाड़ लेता है ऐसे करके कि मतलब कहीं कुछ मक्खी वक्खी तो नहीं बैठी है, कुछ काट तो नहीं रहा है। फिर कुछ छोड़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, और इस बार यह जवानी सवारी औरत है या चंपा का फूल। जब से गाड़ी मह मह महक रही है, कच्ची सड़क के एक छोर से गड्ढ में गाड़ी का दाहिना पहिया बेमौके हिचकोला खा गया। हीरामन की गाड़ी से एक हल्की सिस की आवाज़ आई। हीरामन ने दाहिने बैल को दुआली से पीटते हुए कहा, साला क्या समझता है, बोरे की लदनी है क्या? आहा, मारो मत, पीछे से आवाज़ आई। अंधे की औरत की आवाज़ से हीरामन को अचरज में डाल दिया। बच्चों की बोली जैसी महीन फेनू गिलासी बोली। मथुरा मोहन नौटंकी कंपनी में लैला बनने वाली हीराबाई का नाम किसने नहीं सुना? लेकिन हीरामन की बात निराली है। उसने 7 साल तक लगातार मेलों की लदनी लादी है, कभी नौटंकी थिएटर का बायोस्कोप सिनेमा नहीं देखा। लैला या हीराबाई का नाम भी उसने कभी नहीं सुना। देखने की क्या बात। सो मेला टूटने के 15 दिन पहले आधी रात को बेला काली ओढ़नी में लिपटी औरत को देखकर उसके मन में खटका अवश्य लगा था। बक्सा ढोने वाले नौकर ने गाड़ी भाड़ा में मोल मोलाई करने की कोशिश की तो ओढ़नी वाली ने सिर हिलाकर मना कर दिया, यानी कि कोई मोल भाव की नहीं, जो लेगा लेगा, दे दूंगी मैं। हीरामन ने गाड़ी जोतते हुए नौकर से पूछा, क्यों भैया, कोई चोरी चमारी का माल वाल तो नहीं? हीरामन को फिर अचरज हुआ। बक्सा ढोने वाले आदमी ने हाथ के इशारे से गाड़ी हाँकने को कहा और अंधेरे में गायब हो गया। हीरामन को मेले में तंबाकू बेचने वाली बूढ़ी की काली साड़ी की याद आई थी। उसको लगा ये हो न हो वही तंबाकू बेचने वाली बूढ़ी औरत होगी। ऐसे में कोई क्या गाड़ी हाँके। एक तो पीठ में गुदगुदी लग रही है, दूसरे रह रहकर चंपा का फूल खिल जाता है। उसकी गाड़ी में बैलों को डांटो तो इस विस करने लगती है। उसकी सवारी औरत अकेली, तंबाकू बेचने वाली बूढ़ी नहीं। आवाज़ सुनने के बाद वह बार बार मुड़कर टप्पर में एक नज़र डाल देता है, अगोछे से पीठ झाड़ता है। भगवान जाने क्या लिखा है इस बार उसकी किस्मत में। गाड़ी जब पूरब की ओर मुड़ी, एक टुकड़ा चांदनी उसकी गाड़ी में समा गया। सवारी की नाक पर एक जुगनू जगमगा उठा। हीरामन को सब कुछ रहस्यमय, अजगुत लग रहा है। सामने चंपानगर से सिंधिया गांव तक फैला हुआ मैदान, कहीं डाकिन पिशाचिन तो नहीं, जैसे सुनसान जगह हो तो ग्रामीण। ये बिल्कुल रेणु जी को समझने के लिए थोड़ा बहुत
ग्राम्य परिवेश, वहाँ के विश्वास अंधविश्वास, वहाँ की शब्दावलियाँ, खास करके पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल बॉर्डर के बिहार इत्यादि की जो भाषा शैली है, बोली है, उसको थोड़ा बहुत समझना बहुत ज़रूरी है। हीरामन की सवारी ने करवट ली, चांदनी पूरे मुखड़े पर पड़ी तो हीरामन चीखते चीखते रुक गया। अरे बाप रे, ये तो परी है। परी की आंखें खुल गईं। हीरामन ने सामने सड़क की ओर मुंह कर लिया और बैलों को टिटकारी दी। वह जीभ को तालू से सटाकर टी 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 की आवाज़ निकल गई, जैसे कि बैल हाँकने वाले लोग, ग्रामीण लोग करते हैं। हीरामन की जीभ न जाने कब से सूख कर लकड़ी जैसी हो गई थी। भैया तुम्हारा नाम क्या है? हू फेनू गिलास। हीरामन के रोम रोम बज उठे, मुंह से बोली नहीं निकली। उसके दोनों बैल भी कान खड़े करके इस बोली को परखते हैं। ये किसकी दूसरी आवाज़ है? अब तक तो हीरामन की आवाज़ थी ये कोई। मेरा नाम है हीरामन। उसकी सवारी मुस्कुराती है, मुस्कुराहट में खुशबू है। तब तो मीता कहूँगी, भैया नहीं, मेरा नाम भी हीरा है। अब ये भी समझने वाली बात है कि मीता, इसकी छोटी सी भूमिका में बांध दूँ, शायद समय लग जाए। जैसे शादी होती है अग्नि को साक्षी मान करके भारतीय परंपरा में, वैसे ही अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो, कभी किसी ने देखा हो, सुना हो, तो जब राम और सुग्रीव की मित्रता हुई तो उस समय भी अग्नि को साक्षी मान करके फेरे लिए गए। वो मित्रता, उसी मित्रता शब्द को क्षेत्रीय भाषा में यहाँ पर रेणु मिता शब्द प्रयोग करते हैं। ये आमतौर पर दो व्यक्ति आपस में मित्रता कर लेते हैं कि आगे से हमारी दोस्ती पक्की, एक प्रकार से औपचारिक एक मित्रता गठबंधन है। लेकिन अगर आपने इस प्रकार का कोई गठबंधन नहीं किया है, लेकिन अगर आपकी नाम साम्यता है, एक जैसा नाम है, तब भी लोग कहते हैं ये मेरी मीता है या मेरा मीता है, तो वो उसी प्रकार से थोड़ी सी ठिठोली और हंसी मजाक, और हो सकता है कि रास्ते को आसानी से काटने के मूड में थोड़ा सा एक सवारी और गाड़ीवान का फर्क मिटाने के उद्देश्य से वो कह रही, फिर तो मैं तुमको भैया नहीं कहूँगी, मीता कहूँगी, क्योंकि मेरा भी नाम हीरा है, तुम्हारा भी नाम हीरामन है। इस हीरामन को प्रतीत नहीं, मर्द और औरत के नाम में फ़र्क होता है। हाँ जी, मेरा नाम हीराबाई है। कहाँ हीरामन और कहाँ हीराबाई, बहुत फ़र्क है। हीरामन ने अपने बैलों को झड़की दी। कान चुनिया कर गप सुनने से ही 30 कोस मंजिल कटेगी क्या? इस बाएं नाटे के पेट में शैतानी भरी है। जो बाईं तरफ का बैल है उसकी तरफ उसका इशारा है। ये संवाद हीरामन बोल रहा है। हीरामन ने बाएं बैल को दुआली की हल्की झड़प दी। मारो मत, धीरे धीरे चलने दो, जल्दी क्या है? हीरामन के सामने सवाल उपस्थित हुआ, वह क्या कहकर गप करे हीराबाई से? तोहें कहे या अहाँ कहे? मैथिली, उस क्षेत्र में मैथिली भाषा है, और जहाँ सम्मान के लिए आप बोलते हैं हम लोग हिंदी में, वहाँ अहाँ बोलते हैं आप कहने के लिए, और जहाँ हम तुम बोलते हैं उसके लिए तोहे। तो उसकी बिना व्याख्या किए सीधे सपाट लिख करके निकल गए रेणु जी कि अब हीरामन से अगर मैं बात करूं तो कैसे संबोधित करूं, कि तुम कहाँ से हो, कैसी हो, ये कहूं क्योंकि एक नाचने वाली है, मैं तो स्वावलंबी मेहनतकश आदमी हूं, या अहाँ कहें कि आप कहें क्योंकि एक बहुत बड़ी फनकार, बड़ा नाम है वो, और मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, एक छोटे से गाड़ी वाला हूँ। खैर, जो भी उहापोह उनके मन में रही हो, उसकी भाषा में बड़ों को अहाँ अर्थात आप कहकर संबोधित किया जाता। अच्छा, आगे उन्होंने व्याख्या की है, संबोधित किया जाता है, और कचराही बोली में 2-4 सवाल जवाब चल सकता है। दिल खोल कर गप तो गांव की बोली में ही की जा सकती है किसी से भी।
कचराही बोली मतलब जो संवैधानिक भाषा है, कोर्ट कचहरी वाली भाषा है, शुद्ध खड़ी बोली है, उसमें तो किसी से 2-4 वाक्य ही पूछे जा सकते हैं। मुसीबत आने पर किसी का पता पूछ सकते हैं, नाम पूछ सकते हैं, लेकिन पूरी बात तसल्ली से अगर समय काटने के उद्देश्य से बात करनी हो तो अपनी भाषा में ही बोलना पड़ता है, ऐसा हीरामन का कहना है, क्योंकि वो उतना आदि खड़ी बोली का नहीं लगता है। आसिन कार्तिक के भोर में छा जाने वाले कुहासे से हीरामन को पुरानी चिढ़ है। आसिन कार्तिक बिल्कुल देहाती शब्द है, आश्विन कार्तिक। बहुत बार वह सड़क भूलकर भटक चुका है उस कोहरे की वजह से, किंतु आज के भोर के इस घने कुहासे में भी वह मगन है। नदी के किनारे धन खेतों से फूले हुए धान के पौधों की पवनिया गंध आती है। अब जिन्होंने फूले हुए धान की खुशबू ली हो उसको इसका अनुभव हो। पर्व पावन के दिन गांव में ऐसी ही सुगंध फैली रहती है। जब कभी कोई तीज त्यौहार होता है गांव में तो इसी प्रकार की खुशबू रहती है। उसकी गाड़ी में फिर चंपा का फूल खिला, उस फूल में एक परी बैठी है, जय भगवती। वो अपनी आराध्या भगवती देवी को मनाता है। हीरामन ने आँखों की कनखियों से देखा, उसकी सवारी मीता हीराबाई की आँखें गुजर गुजर उसको हेर रही हैं। हेर निहार से बना शब्द है और उस क्षेत्र में हेरना देखने के लिए ही प्रयुक्त होता है। संस्कृतनिष्ठ शब्द है लेकिन अब ये देशज रूप ले चुका है। हेर रही हैं। हीरामन के मन में कोई अजानी रागिनी बज उठी, जिस रागिनी की उसको जानकारी नहीं। सारी देह सिरसिरा रही है। वह बोला, बैल तो मारते हैं तो आपको बहुत बुरा लगता है, बैल को मारते हैं तो आपको बहुत बुरा लगता है। हीराबाई ने परख लिया, हीरामन सचमुच हीरा है। 40 साल का हट्टा कट्टा काला कलूटा देहाती नौजवान अपनी गाड़ी अपने बैलों के सिवा दुनिया की किसी और बात में विशेष दिलचस्पी नहीं लेता। घर में बड़ा भाई है, खेती। अब यहाँ से सीधा सीधा हीरामन का चरित्र चित्रण पूरे एक लंबे गद्य में, बड़े गद्य में, पैराग्राफ में, अनुच्छेद में रेणु जी करते हैं। घर में बड़ा भाई है, खेती करता है, बाल बच्चे वाला आदमी है। हीरामन भाई से बढ़कर भाभी की इज्जत करता है, भाभी से डरता भी है। हीरामन की भी शादी हुई थी बचपन में ही। गौने के पहले ही दुल्हन मर गई। गौना मतलब द्विरागमन। भारतीय परंपरा में शादी जब लगभग संपूर्ण भारत में बाल विवाह सा प्रचलन था, किशोर किशोरियों की शादियां होती थी, तो शादी के तुरंत बाद एक प्रकार से रोक लिया, इससे इसकी शादी होगी तय हो गया, लेकिन घर नहीं भेजते थे, उसको विदा नहीं करते थे। विदा करते थे द्विरागमन जिसको कहते हैं, गौना जिसको कहते हैं क्षेत्रीय भाषा में। तो उसके बाद तो उसकी गौने से पहले ही उसकी दुल्हन मर गई थी। हीरामन को अपनी दुल्हन का चेहरा याद नहीं है। दूसरी शादी न करने के अनेक कारण हैं। भाभी की जिद, कुमारी लड़की से ही हीरामन की शादी करवाएगी कि क्यों हम विधवा से या परित्यक्ता से शादी करवाएं, हमारा तो लड़का कुंवारा ही है, इसका तो गौना भी नहीं हुआ था उस समय, उसकी दुल्हन मर गई, घर भी नहीं आई थी। कुमारी का मतलब हुआ 5-7 साल की लड़की। कौन मानता है श्रद्धा कानून? कोई लड़की वाला 2 ब्याहों को अपनी लड़की गरज में पड़ने पर ही दे सकता है। मजबूरी में हो तो दे सकता है, नहीं तो क्यों देगा। भाभी उसकी 3 सत्य करके बैठी है, मतलब 3 सत्य करके मतलब कसम खा के बैठी है, जैसे कि नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। सो बैठी है। भाभी के आगे भैया की भी नहीं चलती। अब हीरामन ने तय कर लिया है शादी नहीं करेगा। कौन बलाए मोल लेने जाए, ब्याह करके फिर गाड़ी वानी क्या करेगा कोई, और सब कुछ छूट जाए। गाड़ी वानी नहीं छोड़ सकता हीरामन। यहाँ से ये जो है हीरामन का थोड़ा सा चरित्र चित्रण इन्होंने यहाँ पर कर दिया है। इस प्रकार से यह कहानी आगे बढ़ती है। कहानी को एकदम विस्तृत में सुनना बहुत लंबा है, और जितना समय हम तीसरी कसम अर्थात मारे गए गुलफाम को दें, उतना समय मुझे लगता है कि एक छोटे उपन्यास को दिया जाना चाहिए या देना पड़ेगा। ये किसी लघु उपन्यास से कम नहीं है, जिस पे पूरी एक 3 घंटे की अच्छी खासी फिल्म बन चुकी है। वो
उसके बारे में कहना ही क्या है। इसमें गांव है, देहात है, देहाती मन है और एकदम विशुद्ध आजकल के परिवेश की या चलता टीवी और सिनेमा वाली हीरो हीरोइन वाली बात नहीं है, जिसको हम कहते हैं कि कम्प्लीटली ब्लैक या कम्प्लीटली वाइट। इसमें वास्तविकता है, यथार्थ चित्रण है और इस प्रकार से वो कई पड़ावों से होते हुए और हीराबाई को, हीरामन अपने लक्ष्य तक पहुंचा देता है जहां पर उसकी नौटंकी है। बीच में वह लोकगीत गाता है, कई नदी के किनारे रुकता है, फिर उनकी बात बहुत औपचारिक से बिल्कुल अनौपचारिक, निरौपचारिक की ओर बढ़ती हैं और बिल्कुल घुल मिल से जाते हैं और बहुत वो भी बड़ी सहृदयता से इसको जो है अपनत्व के साथ, सम्मान के साथ इसके साथ बात करती है हीराबाई भी हीरामन के साथ। कहानी के बीच में कई और पात्र हैं, कई और गाड़ी चलाने वाले हैं जो कि हीरामन के गांव की तरफ के हैं, उसके पेशे के हैं। लक्ष्य में पहुंच जाने के बाद का एक दो संवाद है जिससे कि और स्पष्ट हो जाएगा कि हीराबाई क्या थी। भाइयों, आज रात दी रीता संगीत नौटंकी कंपनी के स्टेज पर गुलबदन, देखिए गुलबदन, आपको यह जानकर खुशी होगी कि मथुरा मोहन कंपनी की मशहूर एक्ट्रेस मिस हीरा देवी, जिसकी एक एक अदा पर हजार जान फिदा हैं, इस बार हमारी कंपनी में आ गई हैं। याद रखिए, आज की रात मिस हीरा देवी गुलबदन। नौटंकी वालों के इस ऐलान से मेले की हर पट्टी में सरगर्मी फैल रही है। हीराबाई मिस हीरा देवी लैला गुलबदन फिल्म एक्ट्रेस को मात करती है। ये इसका जब वहाँ से वो मथुरा मोहन की कंपनी छूट जाती है उसके बाद की बात है। कुछ घटनाक्रम आगे हैं। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा, पूरी कहानी पढ़ करके सुनाना पूरे पाठ्यक्रम में से एक पाठ को बहुत ज़्यादा समय देने जैसा हो जाएगा। आगे जब वो हीराबाई के कार्यक्रम को देखने हीरामन जाता है तो वहाँ का एक छोटा सा दृश्य है और रेणु जी की कलम कुशलता भी यहाँ देखने को मिलती है छोटे से रूप में। 1 रुपया वाले फाटक पर नेपाली दरबान खड़ा था, यानी कि जो सबसे महंगी टिकट वालों की जो एंट्री जहाँ से हो रही थी वहाँ पर 1 रुपये वाली। हीरामन ने पुकार कर कहा, ए सिपाही दाजू, सुबह को ही पहचानवा दिया और अभी भूल गए। तो जो आमतौर पर फिल्मों में हम देखते हैं कि जहाँ भी दरबान बनाना होता है किसी नेपाली व्यक्ति को, गोरखाली को, तो उसको ई ऊ आ शा ऊ करके उसका उपहास का पात्र बनाया जाता है। ये सम्मान के साथ दाजू बोलती है, बड़ा भाई बोलती है कि भैया, भाई साहब, आपको सुबह ही तो पहचान करवा दिया था, भूल गए। फिर वो जो दरबान है वो बोलता है कि हीराबाई का आदमी है साहब, जाने दो, पास है, तो फिर काहे को रोकता है। तो इस प्रकार से वो 8वां दर्जा और ये चला जाता है। इधर 8वां दर्जा जो 50 पैसे वाला, 50 पैसे वालों की जो श्रेणी है, तीनों ने कपड़ घर को अंदर से पहली बार देखा। कपड़ घर मतलब कपड़े का बना हुआ घर, बड़ा टेंट हाउस, या जैसा हम सर्कस वगैरह में देखते हैं, उस ज़माने के मनोरंजन के जो माध्यम हुआ करते थे वो इसी प्रकार के बड़े टेंटों में हुआ करते होंगे। इसीलिए सामने कुर्सी बेंच वाले दर्जे हैं। पर्दे पर राम वनगमन की तस्वीर है। पलटदास पहचान गया, उसने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। पर्दे पर अंकित राम, सिया, सुकुमारी और लखन लला को जय हो जय हो, और पलटदास की आंखें भर आईं। ये वहाँ का कुछ दृश्य है। एक हम जो है 5वें पेज के बाद सीधे 24वें, 28वें पेज के बाद अब 31वें पेज में चल रहे हैं। 34 पृष्ठों की यह कहानी है। हम यथाशीघ्र इसका सार संक्षेप बताने की कोशिश भी कर रहे हैं, साथ साथ कुछ गद्य भी ऐसे पढ़ देना चाहते हैं कि जो अगर व्याख्या के लिए आ जाएं तो आपको पहचानने में आसानी रहे कि ये कहाँ से है। मारे गए गुलफाम या तीसरी कसम, फणीश्वर नाथ रेणु। 10 दिन
दिन रात। दिन भर भाड़ा ढोता हीरामन, शाम होते ही नौटंकी का नगाड़ा बजने लगता। नगाड़े की आवाज़ सुनते ही हीराबाई की पुकार कानों के पास मंडराने लगती। भैया, मीता, हीरामन, उस्ताद, गुरुजी। ये पूरी यात्रा में जब आप चौथे पाँचवें पृष्ठ से लेकर के जहाँ से उनकी यात्रा शुरू होती है, हालांकि गुदगुदी तो पहले ही वाक्य से हुई थी, और जब तक वो यात्रा ख़त्म नहीं होती, इस दौरान ये औपचारिक अरे भैया से शुरू हुआ था, फिर उन्होंने कहा मीता कहेंगे, ये सारे संबोधन बदलते गए हीरामन के प्रति हीराबाई के। तो ये सारे शब्द उसको याद आते हैं, भैया, मीता, हीरामन, उस्ताद, गुरुजी। हमेशा अच्छा और अतिशयोक्ति यथार्थ का ऐसा चित्रण है कि कहीं भी नहीं लगता है कि ये गाड़ीवान इसका उस्ताद, इसका गुरुजी कैसे लग गया, जब आप इसको खुद पढ़ेंगे तो। हमेशा कोई न कोई बाजा उसके मन के कोने में बजता रहता दिन भर, कभी हारमोनियम, कभी नगाड़ा, कभी ढोलक, कभी हीराबाई की पैंजनी। उन्हीं साजों की रात पर हीरामन, क्षमा कीजिएगा, गत पर, ताल पर हीरामन उठता, बैठता, चलता, फिरता। नौटंकी कंपनी के मैनेजर से लेकर पर्दा खींचने वाले तक उसको पहचानते हैं, हीराबाई का आदमी है। जब से उसने कंपनी बदली, दूसरी कंपनी में आई है, तब से उसकी एंट्री फ्री है और वो नियमित तौर पर उसको देखता है। फिर इसके बाद इन लोगों की इनका भी विछुड़न होता है। 32वें पेज पे मैं आता हूँ और एक दो पैरा पढ़ता हूँ। उस्ताद, संबोधन है किसी का, पोस्ट ऑफिस कोमा में लिखा हुआ है। उस्ताद, जनाना मुसाफिर खाने के फाटक के पास हीराबाई ओढ़नी में मुंह हाथ ढक कर खड़ी थी। थैली बढ़ाती हुई बोली, लो हे भगवान, भेंट हो गई। चलो, मैं तो उम्मीद ही खो चुकी थी, तुमसे अब भेंट नहीं हो सकेगी। मैं जा रही हूँ गुरुजी। यहाँ पर ये वियोग हो रहा है, ये लोग अलग हो रहे हैं और उसने कुछ भेंट दी है। बक्सा ढोने वाला, जो आदमी अंधेरे मुँह, जिसने मोल भाव करने की कोशिश की थी और ऐसा लग रहा था कि वो चूड़ी वाले को बिठाने वाला है, वो आदमी, अब उसकी शक्ल देखो वो क्या है। बक्सा ढोने वाला आदमी आज कोट पतलून पहनकर बाबू साहब बन गया है। जो आजकल के मैनेजर, क्या PRO आदि होते हैं, PA, मालिकों की तरह कुलियों को हुक्म दे रहा है, जनाना दर्जा में चढ़ाना। अच्छा, यूँ कह रहा है कि लेडी बक्से में ही उसमें चढ़ाना। आखिरी दो छोटे पैराग्राफ, एक बड़ा एक छोटा पैराग्राफ पढ़ करके कहानी को समाप्त करते हैं। रेलवे लाइन की बगल से बैलगाड़ी की कच्ची सड़क गई है। दूर तक हीरामन कभी रेल पर नहीं चढ़ा है। उसके मन में फिर पुरानी लालसा झांकी। रेलगाड़ी पर सवार होकर गीत गाते हुए जगन्नाथ धाम, जगन्नाथ उन्होंने क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग किया, जगन्नाथ धाम के लिए, पुरी के लिए जाने की लालसा। उलटकर अपने खाली टप्पर की ओर देखने की हिम्मत नहीं होती है। जो गाड़ी में छाया हुआ गोल बैलगाड़ी में होता है, जिसमें लोग बैठते हैं या सामान रखा जाता है, उसमें देखने की उसकी हिम्मत पीछे मुड़ करके नहीं हो रही है। पीठ में आज भी गुदगुदी लगती है। आज भी रह रहकर चंपा का फूल खिल उठता है उसकी गाड़ी में। एक गात की टूटी कड़ी पर नगाड़े का ताल कट जाता है बार बार। उसने उलट कर देखा, बोरे भी नहीं, बांस भी नहीं, बाघ भी नहीं, परी, देवी, मीता, हीरा देवी, महुआ, घटवारिन, कोई नहीं। महुआ घटवारिन से संबंधित एक गाना गाता है बीच में, ये वो प्रसंग यहाँ छू रहे हैं। मरे हुए मुहूर्तों की गूंगी आवाज़ें मुखर होना चाहती हैं, जो उसकी अनुभूतियाँ हैं। हीरामन के होंठ हिल रहे हैं, शायद वह तीसरी कसम खा रहा है। यहाँ कहानी का शीर्षक चरितार्थ करता है लेखक। दो कसम उसने शुरू में खाई थी। एक कहा था कि पहली कसम, अब कोई चोरी चकारी और इस तरह से स्मगलिंग का सामान नहीं ढोएगा। दूसरी कसम खाई थी कि जब भी किसी का सामान होगा उससे वो पूछेगा कि इसमें सामान ऐसा तो नहीं है, चोरी का तो नहीं है, छुपाने वाला तो नहीं है, पुलिस तो नहीं पकड़ेगी।
अब ये तीसरी कसम खा रहा है, कंपनी की औरत की लदनी। पूछेगा कि क्या कोई कंपनी की औरत तो नहीं बिठा रहे हो, कोई नाचने वाली गाने वाली तो नहीं है, कोई तथाकथित हीरोइन तो नहीं है। ये अब आगे से पूछा करेगा। ये उसकी तीसरी कसम है कि आगे से कसम खाता हूँ कि ये भी पूछूंगा, ये भी नहीं ढूंढूंगा, क्योंकि पहली दूसरी 2 कसमों के न पालने से उसकी गाड़ी खो गई थी, जिसमें बिल्कुल नई लोहे की पक्की कमानी थी, और इस तीसरी कसम के न करने से उसका दिल खो गया है कहीं शायद। हीरामन ने हठात अपने दोनों बैलों की झिड़की दी, दुआली से मारते हुए बोला, रेलवे लाइन की ओर उलट उलट कर क्या देखते हो। दोनों बैलों ने कदम खोलकर चाल पकड़ी। हीरामन गुनगुनाने लगा, अजी हाँ, मारे गए गुलफाम। इस प्रकार से मारे गए गुलफाम नाम रख लें या तीसरी कसम, दोनों को चरितार्थ करते हुए और रेणु जी ने ये कहानी पूर्ण की, और हम लोगों ने भी इसको 36 मिनट दिए। तो इसमें व्यंग है, विद्रूपताएँ हैं समाज की, गरीबी है, ईमानदारी है, सुंदरता है, निश्चल प्रेम है, आकर्षण है। तो एक प्रकार से परिपूर्ण एक रचना है जो कि वास्तविक है, बनावटी नहीं है। इसको जब पढ़ते हैं तो असंभव और तिलिस्मी जैसा, मिथकीय जैसा कुछ भी नहीं लगता है। जय हिंद, जय हिंदी, और जय हिंदी के कर्णधार साहित्य प्रणेता फणीश्वर नाथ रेणु जी, सादर प्रणाम। जय हिंद।